जय हिंद जय हिंद। जय हिंद सभी लोगों को, जय हिंद। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। सर, आई टुक योर क्लास लाइव टुडे। यू आर एक्सप्लेनिंग द वोकैब वेरी वेल, नॉट ओनली वोकैब बट ऑल्सो ग्रामर। आप पता नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि बच्चे को इतनी ज्यादा वोकैब पसंद आती है ना कि फिर वो ग्रामर देखता ही नहीं है, या वो देखता है तो उसको उतना मजा नहीं आता है ना। दोनों चीजें आप बढ़िया देखेंगे, है ना। सर, क्लास पीडीएफ कहाँ मिलेगा एक बार बता दीजिए बाबू। वही नोट सेक्शन जो होता है ना, उसी में मिलेगा। चलो, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए अपनी कहानी को आगे की तरफ लेके चलते हैं। सारी चीजों को सीखते हैं, सारी चीजों को समझते हैं। और जिस वोकैब की आप बात कर रहे थे, आइए उस वोकैब में फिर से एक बार चार चांद लगाते हैं और पूरी तरीके से चीजों को समझ जाते हैं। यहाँ पर आज ए लेटर का क्लास 4 है ना। आज क्लास 4 है हमारा, और क्लास 4 के उन सारे शब्दों को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला शब्द है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना। एम्पलीफाई का मतलब होता है मैग्नीफाई कर देना। आपने मैग्नीफाइंग ग्लासेस के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा कि मैग्नीफाइंग ग्लासेस होती है जो चीजों को बड़ा करके बताता है, तो एम्पलीफाई कहलाता है। तो एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, एम्पलीफाई, मैग्नीफाई। तो एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ा देना, किसी भी चीज को मैग्नीफाई कर देना। तो एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी भी चीज को मैग्नीफाई कर देना, यानी बढ़ा देना। अब एम्पलीफाई को याद करो एम्पलीफायर से। जैसे म्यूजिक के लिए एम्पलीफायर लगा होता है ना, उस साउंड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो एम्पलीफायर जो होता है वो साउंड को एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफायर जो होता है वो साउंड को बढ़ा देता है, यानी साउंड को मतलब एक तरीके से मैग्नीफाई कर देता है। तो एम्पलीफायर जो होता है वो एम्पलीफाई करता है। आपको मैं एक बात बता रहा हूं बाबू, ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैं कहूं किसी भी शब्द के साथ, खास करके वर्ब के साथ, अगर और जैसी चीजें लगाओगे तो ये नाउन हो जाएगा। जैसे प्ले का मतलब खेलना, और प्लेयर मतलब खेलने वाला। सिंग का मतलब गाना, सिंगर मतलब गाने वाला। डांस का मतलब नाचना, डांसर मतलब नाचने वाला, नाचने वाली, है ना। गाने वाला, गाने वाली, वाला वाली दोनों होता है। मैंने कहा कि टीच मतलब होता है पढ़ाना, और टीचर मतलब पढ़ाने वाला, पढ़ाने वाली। तो एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, और एम्पलीफायर का मतलब होता है बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाली। इस बात को हमेशा याद रखना आप, है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि एक तरीके से कि एम्पलीफायर जो होता है वो साउंड को एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। तो बढ़ा देना एम्पलीफाई कहलाता है। सर, पहले भटका हुआ था लेकिन अब लगता है रास्ता मिल गया। बस इसी रास्ते पर हाथ पकड़ के, उंगली थाम के मैं लेके चलूंगा और सामने मंजिल के सामने लाके खड़ा कर दूंगा। निश्चिंत रहिए। तो एम्पलीफाई याद रहा, जीवन भर याद रहेगा एम्पलीफायर, एम्पलीफाई। नेक्स्ट है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, यानी फॉरगिव कर देना, किसी को क्षमा दान दे देना। आपने कई बार शब्द सुना होगा पार्डन, यानी पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आता है कि जहां पर भारत के राष्ट्रपति के पास यह ताकत है कि वो किसी भी व्यक्ति के चाहे तो दोषों को क्षमा दान दे सकते हैं। तो वही चीज है पार्डन। लेकिन एक और शब्द होता है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, फॉरगिव कर देना। अब एब्सॉल्व को याद करो अब सॉल्व से, कि अब केस हो गया है उसका सॉल्व और उसे कर दिया एब्सॉल्व। कि अब केस हो गया सॉल्व और कर दिया एब्सॉल्व। कि अब उसका केस हो गया सॉल्व और उसे कर दिया एब्सॉल्व, अब उसे दोष मुक्त कर दिया। तो एब्सॉल्व का मतलब कुछ और नहीं, दोष मुक्त कर देना होता है, फॉरगिव कर देना होता है। नेक्स्ट है एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका। एब्सर्ड का मतलब होता है इलॉजिकल, जहां पर कोई चीज लॉजिक ही नहीं एग्जिस्ट करता, इलॉजिकल बात कर रहा है। यानी एक तरीके से कहूं मैं कि जो इलॉजिकल चीज होता है उसे कहते हैं एब्सर्ड। तो एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, बिना सर पैर का, बिना लॉजिक का, वही कहलाता है एब्सर्ड। अब एब्सर्ड को याद करो अब सर दर्द। कि अब देखो, अब जो है सर जो है वो दर्द करेगा, क्योंकि आया है तीन लोगों को जुड़वाएगा कि तुम तीन को जोड़ो, वो तीन को जोड़े, वो तीन को जोड़े। आएगा और कहेगा कि मेरे पास 50 गाड़ियां हैं, उसको रखने के लिए ड्राइवर है इतना कि मतलब एक व्यक्ति है जो क्या करता है कि बैटरी निकाल कर उसको चार्ज करता रहता है, चलाने वाला कोई है ही नहीं क्योंकि इतना पैसा मिलता है इसमें। तो वही चीज है कि आएगा तो कहेगा तुम तीन को जोड़ो, वो तीन को जोड़े, वो तीन को जोड़े, वो तीन को जोड़े। तो वही कह रहा है कि अब सर करेगा दर्द, क्योंकि उसकी बातें होती है एब्सर्ड। कि अब सर जो है वो दर्द करेगा क्योंकि उसकी बातों में एब्सर्ड होता है, उसकी बातें एब्सर्ड होती है, बेतुका होती है। तो एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। नेक्स्ट है अक्यूट। तीक्ष्ण होता है, शार्प होता है, उसी शार्प को कहते हैं अक्यूट।
क्या कहते हैं बाबू? अक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण, अक्यूट का मतलब होता है शार्प, या यूं कहूं मैं इंसाइट, उसे क्या कहते हैं? अक्यूम। जो अक्यूमेन होता है कुशाग्र बुद्धि का, उसे ही अक्यूट कहते हैं। तो अक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण, अक्यूट का मतलब होता है शार्प, कि जो बड़ा ही शार्प माइंडेड हो उसे क्या कहते हैं? अक्यूट कहते हैं। अब मान के चलो यहां किसी को कहा कुत्ते, ए कुत्ते, अब किसी को कहोगे ए कुत्ते, उसको बात ये अक्यूट ही तो लगेगी, ए कुत्ते, ये बात अक्यूट लगी। कहा किसी को, मान के चलो कोई दोस्त है, कहा ए कुत्ते, अब उसको बात अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, तो अक्यूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तीक्ष्ण लगेगा ये बात। तो अक्यूट का मतलब होता है शार्प। नेक्स्ट है एसेंचुएट। एसेंचुएट का मतलब होता है जोर डालना, यानी एसेंचुएट का मतलब होता है किसी भी चीज पर ओवर एम्फसाइज, एम्फसाइज नहीं, ओवर एम्फसाइज, सिनोनिम भले एम्फसाइज हो जाएगा, लेकिन किसी चीज पर जोर डालना, नहीं ये नहीं ये नहीं ये, जोर डाल रहा है, तो उसी जोर डालने को कहते हैं एसेंचुएट। तो एसेंचुएट का मतलब होता है जोर डालना, दबाव देना, किसी चीज को एम्फसाइज करना, उसे कहते हैं एसेंचुएट। अब एसेंचुएट को याद करो, ऐसे तू कर एट, कि ऐसे एट। मम्मी क्या करती है? छोटे बच्चे को बढ़िया से खाना नहीं खाता है तो मम्मी कहती है कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तू कर एट, और इसी को कहते हैं एसेंचुएट, कि ऐसे नहीं, ऐसे तू कर एट, और इस बात पर कर रही हैं एसेंचुएट, जोर डाल रही हैं, एम्फसाइज कर रही हैं। तो एसेंचुएट का मतलब होता है जोर डालना, एम्फसाइज करना। नेक्स्ट है अरेन। अरेन का मतलब होता है दोषी ठहराना, इंपीच करना। अब देखो यहीं से सिलसिला आपका शुरू होता है सिनोनिम और एंटोनिम का। एक बात बताओ बाबू, कि अभी मैंने आपको एक शब्द सिखाया एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, फॉरगिव कर देना, क्षमा कर देना। और इसका एंटोनिम होता है कन्विक्ट, जिससे मतलब होता है दोषी ठहराना। ठीक है, कन्विक्शन होता है दोषी ठहराने के लिए। तो कन्विक्ट का मतलब क्या होता है? दोषी ठहराना। अब सुनना मेरी बात, एब्सॉल्व का मतलब होता है फॉरगिव कर देना, किसी को क्षमा कर देना, वो एब्सॉल्व है। अब सुनना मेरी बात, यहां पर है अरेन, इसका मतलब होता है दोषी ठहराना। इम्पीच करना, यानी किसी पर दोषारोपण करना, यह कहलाता है अरेन। और किसी को दोष से बरी कर देना, उसे कहते हैं क्या? एब्सॉल्व। अब बताओ कि ये इसका सिनोनिम नहीं होगा, एंटोनिम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी वो इसका क्या है? एंटोनिम है। ये उसका क्या है? एंटोनिम है। तो कुल मिला के यहां पर यह है कि आप जैसे जैसे शब्दों को सीखते जाओगे, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब कुछ अपने आप आपको समझते हुए आ जाएगा ये। तो अरेन का मतलब होता है दोषी ठहराना। तो अरेन को याद करो, देखो दो तरीका है। एक तो याद कर लो अरेन नरेन, अरेन नरेन, कि नरेन को क्या किया गया? अरेन किया गया। नरेन को दोषी ठहराया गया, यानी नरेन जो है उसको क्या किया गया? अरेन किया गया, यानी उसको क्या किया गया? दोषी ठहराया गया, है ना। एक तो तरीका ये है। और दूसरा, दूसरा तरीका है कि अरे गन मिला है उसके पास। अरे क्या मिला है? गन मिला है। जैसे संजू बाबा के बारे में नहीं कहा जाता है, जैसे आप देखोगे ना संजू बाबा मूवी, तो उसमें कहा है कि बाबा में और बापू में एक ही समानता है, कि दोनों अहिंसा के पुजारी थे, दोनों ने हथियार रखा लेकिन चलाया नहीं, दोनों एक ही जगह पर एक ही जेल में बंद थे। जब आप पढ़ोगे कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जब भाग लिए थे गांधी जी और उसके बाद वापस आते हैं और उनकी मांगों को नहीं माना गया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसका चरण दूसरा शुरू होता है। और चरण दूसरे के अंदर देखोगे तो जैसे शुरू करते हैं, अंग्रेजों ने पकड़ कर उनको जेल में डाल दिया। और जिस जेल में डाला वो पुणे के अंदर यरवदा नामक जेल था। तो पूना का जो यरवदा जेल है वहीं पर हुआ। बाबा साहब के साथ जो पैक्ट साइन किया गया, पूना पैक्ट, वो वही यरवदा जेल के अंदर जो पुणे के अंदर है साइन किया गया था। तो वही चीज है, उसी में कहता है कि दोनों एक ही जैसे जेल में रहे। ये भी रहे कहां पर? तो यरवदा जेल में। और जो गांधी जी भी कहाँ रहे? यरवदा जेल में। तो वही कह रहे बापू में और बाबा में एक ही समानता है। तो अरे गन मिला है उसके पास, अरे गन मिला है, गन, इसीलिए उसे अरेन कर दिया, इसीलिए उसे दोषी ठहरा दिया, इसीलिए उसे इम्पीच कर दिया। तो अरे गन मिला है, गन, अरेन कर दिया, और अब्सॉल्व हो गया केस, एब्सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट है अबेस। अबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना, डिबेस करना, उसे कहते हैं अबेस करना। तो अबेस का मतलब नीचा दिखाना, है ना। अच्छा, अब यहां से ना आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए में एक और चीज पूछता है, पता है क्या? ये अबैश, यानी एक शब्द है अबेस और दूसरा शब्द है अबैश, इसको कहते हैं होमोफोन।
ये क्या होता है? ये होमोफोन, यानी ये होमोफोन होता है जिसको एक ही जैसा साउंड आता है, इसे कहते हैं होमोफोन। तो अबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना, है ना। किसी को कहा ए भैंसे, क्या कहा? ए भैंसे। और किसी को भैंसा कहोगे तो भाई उसको नीचा ही तो दिखाओगे, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आदमी कह नहीं सकता। वो कौन सा है, वो मूवी नहीं आया सितारे जमी पे, तो उसमें क्या होता है कि आप देखोगे कि वहां पर एक तरीके से कहता है कि पागल को पागल ना बोलूं तो क्या बोलूं, बोला 5,000 जुर्माना लगा दिया। तो मतलब नीचा दिखाना ही तो एक तरीके से हुआ। तो वही चीज कह रहा है ए भैंसे, तो किसी को कहा ए भैंसे, यानी अबेस किया। देखो अबेस और डिबेस, अबेस डिबेस, तो ए भैंसे तो अबेस किया, नीचा दिखाया, डिबेस किया। फिर है यहां पर अबैस, जिसका मतलब होता है शर्मिंदा करना, यानी इम्बैरेस कर देना, उसे कहते हैं अबैश। क्या कहते हैं बाबू? अबैश कहते हैं। तो अबैश का मतलब कुछ और नहीं, अबैश का मतलब होता है शर्मिंदा कर देना, है ना, इम्बैरेस कर देना, उसे कहते हैं अबैश। अब जैसे अब है, देखो पहली बात तो है ऐस, ऐस समझते हो? ऐस शॉर्ट फॉर्म है किसका? ऐश्वर्या का, ठीक है। और सलमान का है सल्लू, एसआर के, है ना ऐसे। तो अब ऐस जो है, ऐस बोले तो ऐश्वर्या, कि अब ऐस सल्लू के साथ काम नहीं करती क्योंकि सल्लू ने उसे अबैश कर दिया। कि अब ऐस जो है वो सल्लू के साथ काम नहीं करती क्योंकि क्योंकि सल्लू ने उसे अबैश कर दिया है। अब ऐश अबैश, अब ऐस अबैश, तो अबैश का मतलब होता है शर्मिंदा करना, इम्बैरेस करना। नेक्स्ट है एबडक्ट, अपहरण करना। एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण कर लेना, किडनैप कर लेना, उसे कहते हैं एबडक्ट। तो एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, किसी को किडनैप कर लेना, उसे कहते हैं एबडक्ट। अब एबडक्ट को याद कैसे करोगे? वो कौन सा एक है ना, ये हम है, ये हमारी कार है, पारी हो रही, पावरी पावरी पारी हो रही है ना। अब चीज वही है दिखाती है ना, ये बकलोलिया है, पाकिस्तान की कोई है ये। तो ये बुद्धि तो होता नहीं है इन लोगों के पास। आटा पर टमाटर पर खुश होने वाले लोग तो इस पर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, है ना। देखो जैसे मैं हमेशा बात करता हूं कि आप अगर हैप्पीनेस इंडेक्स में देखोगे ना, तो हैप्पीनेस, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में तो भारत से ऊपर रैंक पाकिस्तान का है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वहां के लोग बहुत खुश हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो टमाटर पर और आटा पर, 1 किलो आटे पर खुश हो जाएंगे तो हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर तो रहेंगे ही रहेंगे। अब उनको अब ये सब मिल जाएगा तो एकदम खुश हो जाएगा, इतना कि इसका कोई हद नहीं है। तो ये बकलोलिया ना रील बना रही थी, ये हम है, ये हमारी कार है, इसको कार कह रही थी। हमारे यहाँ बचपन में हम लोग देखे गुंडा उंडा सब आता है ना, एकदम गेट खोलेगा लेके भाग जाएगा। मतलब इतना बदनाम हुआ ये, इतना बदनाम हुआ कि जितना सारा मूवी देखोगे ना पुराना टाइम का, उस सारे के सारे मूवी में ये गाड़ी तुमको दिखेगी सिर्फ एक काम के लिए, या तो लूटना है, बैंक लूटना है, या किसी को किडनैप करना है, तो उसी के लिए आएगा। तो वही चीज है एबडक्ट कहलाता है। एबडक्ट मतलब अपहरण करना, कि अब जो डकैत लोग जो हैं वो एबडक्ट करना बंद कर दिए, यानी अपहरण करना बंद कर दिए। तो एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, है ना। यानी अब डकैत लोग जो हैं वो एबडक्ट करना जो है बंद कर दिए, अपहरण करना छोड़ दिए। तो एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, किडनैप करना। नेक्स्ट है ऑडेसिटी, दुस्साहस। ऑडेसिटी का मतलब होता है दुस्साहस, जो बोल्डनेस है, करेजियस है, उसे कहते हैं ऑडेसिटी। ऑडी लेके सिटी में घूम रहा है और ऑडेसिटी दिखा रहा है। ऑडेसिटी का मतलब होता है दुस्साहस। जो दुस्साहस होता है, जो बोल्डनेस होता है, उसी को कहते हैं ऑडेसिटी। जैसे मान के चलो कि 18 साल का टावर है, अब 18 साल के टावर को दे दिया तुमने ऑडी 4 छल्ले वाली, फिर वो सोचेगा कुछ? जिथे जाएंगे गड्डी मोड़ेंगे, सारे ट्रैफिक सारे सिग्नल तोड़ेंगे। वही वाली बात है कि उसको दे दिया तुमने ऑडी, और 18 साल का टावर है, 18 साल के टावर को तुम ऑडी दे दिए हो सिटी में चलाने के लिए, तो उसके अंदर ऑडेसिटी ही तो रहेगा, दुस्साहस ही तो रहेगा। देखते हो ना कौन सा गाड़ी आता है, वो केटीएम उटीएम टाइप का गाड़ी गाड़ी लेगा ना, वो छपरी टाइप लेगा, उसको इतना इसे चलाएगा जैसे कि किसी से डर ही नहीं रहा। तो वही बात है, ऑडी तो ऑडी है, ऑडी लेके सिटी में अगर कोई घूमे उसके अंदर ऑडेसिटी है, दुस्साहस है। दुस्साहस समझते हो बाबू? दुस्साहस का मतलब होता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि जब आपके पास साहस नहीं, दुस्साहस है, बुरा साहस है, वही चीज कहलाता है ऑडेसिटी। ये आपके सारे शब्द है। क्या कहा कि एम्पलीफायर जो होता है वो एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। अब उसका केस हो गया सॉल्व और उसे कर दिया एब्सॉल्व। अच्छा, एब्सॉल्व 2 बार हो गया। यहां पर है अक्यूट, क्या है? अक्यूट शार्पनेस।
एब्सर्ड, अब सर दर्द करेगा, एब्सर्ड बातें करेगा, बेतुका बातें करता है। ऐसे नहीं ऐसे तू कर एट, एसेंचुएट, अरे गन है उसके पास, अरेन कर दिया गया, दोषी ठहरा दिया गया। अबेस, किसी को अबेस करना, डिबेस करना, नीचा दिखाना। और अब ऐस जो है वो सल्लू के साथ काम नहीं करती, क्योंकि सल्लू ने उसे अबैस कर दिया है, शर्मिंदा कर दिया है। एबडक्ट, अब डकैत लोगों ने एबडक्ट करना छोड़ दिया है, अपहरण करना छोड़ दिया है। ऑडी लेके सिटी में घूम रहा है और ऑडेसिटी दिखा रहा है। ठीक है सर, पीडीएफ भेज दीजिए ना वो कैब का। बाबू वो कैब का और नाउन का पीडीएफ आपके, वो कैब का तो चला गया है, नाउन का पीडीएफ आज चला जाएगा, है ना। चलिए, तो क्या कहा मैंने, एम्पलीफाई यानी किसी चीज को बढ़ाना। अब केस हो गया सॉल्व, कर दिया एब्सॉल्व, दोष मुक्त कर दिया। यहां पर है अक्यूट का मतलब शार्प होगा, यहां पर रिपीट कर गया है, दोष मुक्त नहीं शार्प कहलाएगा। अब सर दर्द करेगा क्योंकि बातें एब्सर्ड होती है, बेतुका होती है। ऐसे नहीं ऐसे तू कर एट, और इस पर एसेंचुएट जोर डालना। अरे गन मिला है उसके पास, अरेन कर दिया, दोषी ठहरा दिया। अबेस यानी नीचा दिखाना, और अबैस मतलब शर्मिंदा करना। अब डकैत लोगों ने अबडक्ट करना छोड़ दिया है, अपहरण करना छोड़ दिया है। ऑडी लेके सिटी में घूमता है और क्या दिखाता है, ऑडेसिटी दिखाता है, अपना दुस्साहस दिखाता है, अपना करीजियस दिखाता है। तो वही है कि ऑडी लेके सिटी में घूम रहा है और ऑडेसिटी दिखा रहा है। एक बार बस कमेंट करके बता दीजिए कि सब कुछ क्लियर है बाबू। एक बार कमेंट करके बताओ सब कुछ क्लियर है। सर 15 अगस्त के बारे में कुछ बताने वाले थे, प्लीज रिप्लाई सर। 15 अगस्त के बारे में बताने वाला था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि आप जरा खुद से पता करने की कोशिश करना कि 15 अगस्त को ही हमारा देश आजाद क्यों हुआ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने इस चीज पर कोई भी काम नहीं किया होगा, आपने जरा सा भी नहीं इस पर मेहनत किया होगा कि आप ये पता कर सको कि 15 अगस्त को ही हमारा देश आजाद क्यों हुआ, है ना। पूरा पूरा इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपने पता नहीं किया होगा, है ना। सही बात है, सब बढ़िया तरह से हो गया है, बहुत बढ़िया। देखो, कहते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान जो था 1946 का, 1946 कैबिनेट मिशन प्लान में साफ तय हो गया था कि भारत को अब अगले साल आजादी हम दे देंगे, यानी भारत जो है हमारा अगले साल आजाद हो जाएगा। लेकिन किस दिन आजाद होगा, साल तो तय हो गया 47, लेकिन किस दिन आजाद होगा इसकी कोई पुष्टि नहीं थी। सभी लोग अपने तरीके से लग गए कि हाँ इस दिन आजादी दे दो, इस दिन आजादी दे दो, इस दिन आजादी दे दो, ये दिवाली का दिन है इस दिन दे दो, ये छठ पूजा इस दिन दे दो, सब अपने हिसाब से करने लगे। उस समय के वायसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उनसे जाके लोगों ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि भारत किस दिन आजाद हो। तो कहा कि देखो, अब तुम्हारा देश है, तुमने अपना देश स्वराज ले लिया है, अब तुम लोग अपने हिसाब से देखो, लेकिन अगर मेरे से पूछोगे तो मेरी जिंदगी का सबसे जो लकी डे है वो है 15 अगस्त। कहा कैसे, तो कहा कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और उस वर्ल्ड वॉर में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सारे लोग शांत हो चुके थे, वहां पर जो है हिटलर भी मारा गया, और इधर जो है ब्रिटेन भी शांत, फ्रांस भी शांत, सब कुछ शांत हो गया। लेकिन ये जापान जो था ये शांति से नहीं बैठा। जापान उठा और जाके पर्ल हार्बर पर मार के बम्बार्टमेंट करके चला आया। अमेरिका पूछा, रे चुट्टा ये बता, हम तुमको कुछ किए थे, हम तुमको कुछ बोले थे? कहा कि नहीं। तो फिर हमारे पर्ल हार्बर बम्बार्टमेंट क्यों किया? तो कहा कि देखो अमेरिका, तुम आगे बढ़ रहे थे, और तुम आगे बढ़ रहे थे तो हम तुमको आगे बढ़ना नहीं चाहते, हम सुपर पावर चाहते हैं। और या तो तरीका है कि तुमको नीचे कर दे या खुद ऊपर जाए, ऊपर तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन तुमको नीचे कर दे, इसीलिए बम मार के खत्म कर दिया। कि अच्छा ये बात है। अब तक अमेरिका किसी भी वर्ल्ड वॉर के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन उसके बाद आता है और खुल के कहता है कि मैं अब पार्ट हूं वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। मैनहट्टन प्रोजेक्ट चल रहा था जहां पर परमाणु बम बन रहा था। अमेरिका उठता है, आप सभी जानते हैं वो दर्दनाक हादसा, चाहे वो हिरोशिमा का हो चाहे वो नागासाकी का हो। 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम गिराए गए थे, परमाणु बम गिराए गए थे, बम नहीं परमाणु बम गिराए गए थे। कहा कि जल्दी से सरेंडर कर, नहीं तो मारूंगा टोक्यो पर। हिरोशिमा गया, नागासाकी गया, कहा कि टोक्यो पर मार के पूरा उड़ा देंगे।
क्या किया? अच्छा नहीं नहीं, सरेंडर, हाथ जोड़ता है, सरेंडर कर दिया। अब जापान जो सरेंडर किया था, इधर से वाइसरॉय जो लॉर्ड माउंटबेटन था, इसकी पोस्टिंग थी म्यांमार में, और इस समय म्यांमार के अंदर वो एक कमांडर के पोस्ट पर तैनात था। अब जो है लॉर्ड माउंटबेटन इधर से म्यांमार से जाता है जापान, और जाके सरेंडर नामा पर साइन करवाता है। जिस दिन साइन करवाया था, जिस दिन सरेंडर किया था जापान, उस दिन समय जो दिन था वो था 15 अगस्त 1945। इधर देखोगे तो म्यांमार में पोस्टिंग थी लॉर्ड माउंटबेटन की, तो लॉर्ड माउंटबेटन पगलाया हुआ था। उसके घर वाले कहते क्या करोगे इसी नौकरी का, छोड़ के नौकरी घर चले आओ। कहा कि नहीं नहीं, नौकरी कैसे छोड़ देंगे। अब उसके घर वाले हमेशा रोआ करते थे, माता रानी से गुहार लगाया करते थे कि आज कुछ ना हो, आज कुछ ना हो। जिस दिन उसको शांति मिला कि जापान सरेंडर किया है, वो दिन था 15 अगस्त 1945। इसीलिए 15 अगस्त जो था लॉर्ड माउंटबेटन के लिए बड़ा लकी डे था, क्योंकि उसी दिन सरेंडर नामा पर साइन किया था जापान ने। और यही चीज था कि इसी कारण से उसने कहा कि हमारे लिए लकी डे जो है वो कौन सा है, 15 अगस्त है। भारत के लोगों ने देखा कि उस दिन सरेंडर किया था, इस दिन ये सरेंडर करेंगे, तो अगले साल जो डेट तय हो गई वो हो गई 15 अगस्त 1947, और इसीलिए हमारा देश जो आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। हालांकि भारत के कई ऐसे हिस्से थे, कई ऐसे जगह थे जो पहले ही आजाद हो चुके थे, उनके बारे में कहा जाए कि पहले ही वहां पर पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज थी। तो कोई पूछे आपसे, आपको वतन से लगाव है, आपको वतन से मोहब्बत है, और इसीलिए आप जितने सारे लोग हैं आप फौज में जाना चाहते हैं। और फौज एक नौकरी नहीं है, एक जरिया है नहीं पैसा कमाने का, बल्कि वतन से वफादारी है वो। और वतन के लिए मर मिटने का जो जहां और हुनर रखते हैं, वही फौज के अंदर कदम रखते हैं। तो वही बात होती है कि ये चीज आपके लिए थोड़ा सा जानना भी जरूरी है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को देखते हैं। बड़ा ही अच्छा सा एक टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है कलेक्टिव नाउन। क्या है कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन। अब जैसे कि नाउन का मतलब होता है नेम, नेम ऑफ क्या, तो नेम ऑफ जो क्या, कलेक्टिव पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, ये सब आ जाएंगे। जैसे कि आदमियों का झुंड होगा, क्राउड कह देंगे। वस्तुओं का झुंड होगा तो क्या कह देंगे उसको, हम बंडल कह देंगे, जैसे पेन का। जैसे मैं कहूं कि अगर जगहों का झुंड होगा, प्लेस का झुंड होगा, जैसे आर्कीपैलिगो है ना, द्वीप समूहों का झुंड होता है, तो ऐसे ही जानवरों का झुंड होगा, उसे हम प्राइड कह देंगे। तो ये कुल मिला के है। सर प्लीज कुछ उपाय कर दो, 2 दिन से बफरिंग हो रहा है। कंसंट्रेशन बाबू, ये कंसंट्रेशन आपको अपनी वजह से हो रहा है, और किसी में कहूं मैं कि एक तरीके से किसी में दिक्कत नहीं है बाबू। तो ये आप में दिक्कत है, थोड़ा सा इसको क्वालिटी डाउन कर लो आप, चाहे थोड़ा सा ऐसे एरिया में जाओ जहां पर नेटवर्क अच्छा रहे। ठीक है, चलिए, तो ये है कलेक्टिव नाउन। अब जैसे कि मैंने कहा था कि कलेक्टिव शब्द कुछ होते हैं, जैसे ड्रॉप ऑफ कैटल। अब देखो, जानवरों का झुंड है ना, म्यूजिशियंस व्यक्तियों का झुंड है, चीजों का झुंड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई थी। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तक जितने लोग अब तक जितने लोग अब ध्यान नहीं दे रहे थे, अब ध्यान देना, क्योंकि अब बात ही ऐसी कुछ है जो कि आपको पूरे अंग्रेजी के दरमियान याद रखना है। आइए, यहां पर कह रहा है कि अ टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग क्रिकेट, अ टीम ऑफ प्लेयर आर प्लेइंग क्रिकेट, अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट, और अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब जरा आप एकदम फोकस रहना बाबू, एकदम फोकस पूरा। अगर फोकस नहीं रहोगे तो खेला हो जाएगा। देखो कैसे, एक बात बताओ कि अ टीम क्या है, तो सर एक ग्रुप है। और टीम क्या है, ग्रुप है। कलेक्टिव क्या है, कलेक्टिव अपने आप में ग्रुप है। अगर आप 8वीं क्लास की एनसीईआरटी उठा के देखोगे हिस्ट्री की, तो कहते हैं कि 8वीं क्लास की एनसीईआरटी में यह बात साफ लिखा है कि कलेक्टिव जो है, एक्चुअली एक शब्द होता है कलेक्ट, जिसका मतलब होता है जमा करना। जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने सबसे पहले नवाबों के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित किया, फिर नवाब को साइड कर दिया। अब जैसे कि वहां के लोग जाके पैसा इकट्ठा करते थे, तो इसीलिए इकट्ठा करने वाले को, अगर इकट्ठा करने वाले जो लोग थे उनको हमने कलेक्टर कहा, जो आज तक कहा जाता है। 8वीं क्लास के एनसीईआरटी में ये बात लिखा हुआ है। मैंने कहा कि अ टीम ऑफ प्लेयर, अ टीम ऑफ प्लेयर, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अब एक एक करके समझो बाबू, एक एक करके मैं क्या कह रहा। मैं आपको कह रहा हूं कि एक टीम है, यानी एक ग्रुप है। एक टीम में बताओ प्लेयर होंगे कि प्लेयर्स होंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है क्रिकेट। क्या है, क्रिकेट।
तो क्रिकेट के अंदर क्या होते हैं, एक आपने अब तो खैर ऐसा बुरा हाल कर दिया है, नहीं तो सब लोग ड्रीम 11 पर टीमें बना रहे थे, है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि एक क्रिकेट की एक टीम है तो कितने लोग होंगे, तो सर एक कैप्टन, वाइस कैप्टन, विकेट कीपर, है ना, बॉलर, स्लिप में, मिड ऑफ, मिड ऑन, पॉइंट, है ना, ये क्या है, पॉइंट में बैठ रहेगा एक, लॉग ऑन, लॉग ऑफ, और एक कहीं भी उसको जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां उसको लगाते रहो। यानी कुल मिला के 11 लोगों की टीम होती है। और अगर मैं कहूं आपसे कि एक टीम के अंदर, अगर मैं कहूं आपसे टीम बनाओ, आप आए मेरे पास अकेले आए, बोला कि टीम रेडी है, मैंने कहा है और लोग, मैं हूं, मैं ही टीम हूं, ऐसे थोड़े होता है। टीम का मतलब ही होता है एक से अधिक लोग। यानी जब भी एक से अधिक लोग रहेंगे किसी भी चीज में, यानी एक से अधिक लोग जब किसी चीज में मौजूद रहते हैं उसको हम टीम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने वन कहा, अगर मैं कहूं आपसे वन, तो वन है तो वन के साथ होगा बॉय, वन के साथ क्या होगा, बॉय। और अगर मैं 11 कह दिया तो 11 के साथ होगा बॉयज। तो वन बॉय 11 बॉयज, वन बॉय 11 बॉयज। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वन बॉय है और 11 बॉयज है तो यहां पर क्या होगा, वन होगा तो प्लेयर, और अगर 11 होगा तो प्लेयर्स, क्या होगा, प्लेयर्स। अब मेरी बात को ध्यान समझना, मैंने कहा कि एक टीम के अंदर बताओ प्लेयर होगा कि प्लेयर्स होगा, तो कहोगे सर प्लेयर नहीं होगा, प्लेयर नहीं होगा, प्लेयर्स होगा और प्लेयर्स होगा। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि एक टीम के अंदर प्लेयर नहीं प्लेयर्स होते हैं, यह तो बात तय है। अब मैं पूछ रहा आर होगा कि इज होगा, अब मैं पूछ रहा हूं क्या, कि आर होगा कि इज होगा। अगर पूछूं मैं कि आर होगा कि इज होगा, तो आप कहोगे कि सर प्लेयर्स है तो आर होगा, प्लेयर्स है तो क्या होगा, आर। यही आपसे गलती करवाता है एग्जाम बार बार, और इसी के लिए आपको तैयार रहना है, ध्यान देना। ये चीज भले मैं आज पढ़ा रहा हूं लेकिन आखिर तक ये चीज चलता रहेगा, आखिर तक ये काम आएगा। मेरी बात को ध्यान समझना। आप कह रहे हो, इतनी चीजें रहने देता हूं, एक दूसरा पेज ले लेता हूं सेम को कॉपी करके। अगर मैं कहूं आपसे, जरा ध्यान समझना बाबू, मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आज समझ में आपको आएगा। अगर मैं कहूं आपसे, मेरी बात ध्यान समझना, कि यहां पर ये आर लगेगा कि इज लगेगा, ये मैं क्या कह रहा हूं, वर्ब क्या लगेगा, यही तो है। इज और आर क्या है, वर्ब। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वर्ब क्या लगेगा। अच्छा, वर्ब किस पर फैसला देता है, वर्ब किसके हिसाब से आता है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से। कि अगर मैंने कहा आई तो एम, यू तो आर, ही तो इज, यानी जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आता है, वर्ब। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या आता है, वर्ब। अब बताओ कि प्लेयर्स सब्जेक्ट है, अगर सेंटेंस तुम्हारा यहां से शुरू होता कि प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेयर्स इज प्लेइंग क्रिकेट, तो हम कहते प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन सेंटेंस शुरू हुआ है यहां से। एक बात और ध्यान से समझ लेना कि यहां पर ऑफ एक प्रीपोजिशन है। क्या है, ऑफ, प्रीपोजिशन। और ऑफ अगर प्रीपोजिशन है तो मेरे लाल, मेरे बाल, मेरे गोपाल, मेरे नंदलाल, कि जब भी देखना प्रीपोजिशन तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। कहते हैं ना लोग लिसन टू मी, लिसन टू आई होता है, नहीं, लिसन टू मी, गिव इट टू मी। समझा गया। यानी कहने का मतलब यह है कि लिसन टू मी, टू क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, और ये प्लेयर्स क्या है, तो ऑब्जेक्ट। यानी ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो क्या ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाएंगे, नहीं सर। यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब नहीं, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आता है। सब्जेक्ट कहां है, तो और टीम एक सब्जेक्ट है, और टीम क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट देखो यहां पर, वर्ब देखो यहां पर, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में दूरियां बढ़ा दी गई। मुझे एक बात बताओ, दूरियां बढ़ाने से प्यार में कमी आता है, नहीं। दो प्यार करने वालों के बीच में दुनिया जब जब दूरी बढ़ाएगी और जब जब दीवार में चुनवाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कितनों भी दूरी बढ़ा दो, इनके प्यार में कोई कमी आने वाला नहीं है।
यानी इनके प्यार मोहब्बत में कोई कमी नहीं आएगा। यानी सब्जेक्ट यहां पर, वर्ब यहां पर, कोई बात नहीं। तो सब्जेक्ट क्या है? और टीम, और टीम के हिसाब से यहां आर नहीं, क्या होगा? इज होगा। अगर मैं यही कहूं आपसे, एक बार फिर से एक पेज लेता हूं मैं, और मैं फिर से आपसे कहूं आपसे कि कुछ नहीं करना, बस यहां पर ये सारी चीज समझा दिया जो समझाना था। अब मैं अगर कहूं आपसे कि यहां पर और टीम नहीं, टू टीम्स, टू टीम्स ऑफ प्लेयर्स, और जरा कमेंट करके बता दो इज की आर। एक बार कमेंट करो और मुझे बताओ कि यहां पर इज लगेगा कि आर लगेगा। अब लगता है मुझे समझ में ये आ रहा है कि आपको समझ में आ गया। बताओ जरा। क्या होगा? आर। कैसे कह दिया आर? तो कहोगे सर साफ सुथरा बात है, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है टू टीम्स, और टू टीम्स के हिसाब से आर। ये चीज समझाना चाहता था मैं आपको, रटना नहीं है। कई लड़के रट लेते हैं कि इज ही आता है। अरे इज थोड़े आएगा, ये तो वर्ब लगा रहे हो। तुम पूछ रहे हो कि क्या आएगा, इज की आर, मतलब वर्ब पूछ रहे हो, और वर्ब लगता है सब्जेक्ट के हिसाब से, कि ऐसा सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से वर्ब आएगा, सिंपल। भाई जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब आएगा। तो सब्जेक्ट है टू टीम्स तो आर, और टीम तो इज। सिंपल सा ये लॉजिक है, आंसर होगा डी। याद रखना ये जो प्रीपोजिशन वाली बात, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट वाली बात, ये जो सारी बातें मैं आपको बताया हूं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, फिर समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर दो बाबू, जल्दी से आंसर। ए अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो ये ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? अ क्लास। और अ क्लास के हिसाब से क्या लगेगा? आर। ना चोलबो, इस चोलबो, आंसर ए। और इस बात से मैं कह सकता हूं कि आपको सब का सब जो है बच्चे, सारे के सारे बच्चों को इस समझ में आ गया है। सारे के सारे बच्चे इस बात से, इस बात पर पूरा स्टैंप लगा दिए, मोहर लगा दिए कि सर समझ चुके हैं ये। तो यही पूरी बात है। चलिए अब एक लेवल और आप आगे आपको मैं लेके चलता हूं, जरा इस लेवल पर आओ और इसका आंसर दो। इस लेवल पर आके जरा इसका आंसर दो। इसका आंसर दो बाबू। कह रहा है कि अ फ्लॉक ऑफ शिप्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, अ फ्लॉक ऑफ शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अ फ्लॉक ऑफ शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, अ हर्ड ऑफ डियर इज रनिंग, अ हर्ड ऑफ डियर्स इज रनिंग। अब आप कहोगे कि सर यहां पर जो फ्लॉक है और यहां पर ये जो हर्ड है, ये सब के सब हैं क्या? तो सर कलेक्टिव शब्द है, ये कलेक्टिव वर्ड्स हैं। और यहां पर ये कलेक्टिव शब्द है, यानी ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो इसके बाद यानी ग्रुप होगा, और ग्रुप में एक से अधिक आएंगे, और एक से अधिक तो क्या होगा? सीप का सीप्स, सीप का सीप्स। सीप नहीं, डियर नहीं, डियर का डियर्स, क्योंकि प्लूरल करेंगे ना। जैसे वहां पर प्लेयर्स था, यहां पर स्टूडेंट्स है, यहां पर क्या था? प्लेयर्स था, प्लेयर को काटा हमने। तो वैसे ही कहोगे सर सिप नहीं सिप्स होगा, डियर नहीं डियर्स होगा। बाबू ये सब गलत है। सिप इज, डियर इज, यानी यहां पर आंसर होगा सी, और आंसर डी, यानी ई बी और ए पूरी तरीके से गलत है। अब आप कहोगे सर अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, हमें तो अपनों ने लूटा। सर आपने हमें लूट लिया, क्योंकि आप ही ने कहा था कि प्लूरल होगा, प्लूरल होगा। हमने आपके हाथ पकड़ के आपसे चला, और उसी हिसाब से हमने रास्ते पर देखा, लेकिन रास्ते में गड्ढा था। मैंने कहा नहीं बाबू,
मैं हाथ थाम रहा हूं ना, इसलिए कि रास्ते में अगर गड्ढा है तो आप जंप करना भी जानो, आप कूदना भी जानो। ये जो है ना, ये जो पढ़ा रहा हूं, ये इसका लेवल 2 है। पता है क्यों? आपने अगर इस बात पर आपने ये सोचा कि सर यहां पर फ्लॉक है, यहां पर हर्ड है, तो सर फ्लॉक है ग्रुप, हर्ड है ग्रुप, तो ग्रुप के अंदर जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। और आपने वही प्लूरल बनाने के लिए आपने सिप का सिप्स किया और डियर का डियर्स किया। लेकिन मेरे लाल, यहां पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों समान होता है, यानी एक जैसा होता है। इनमें एस या ईएस नहीं लगाते हैं। हमारे दिमाग में यह बात बैठ चुका है कि किसी भी शब्द का अगर प्लूरल बनाना है तो कुछ प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस चाप दे। ऐसा नहीं होता है हर जगह। कई ऐसे शब्द हैं और वो शब्द ये हैं। एक बार फिर से मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको आऊंगा कहां पर, तो नाउन नंबर में। तो जब नाउन नंबर में आऊंगा तो ये बात आपको बखूबी बताऊंगा, बढ़िया से आपको समझाऊंगा कि कैसे होता है, क्या होता है। यहां पर क्या है कि शिप, डियर, बैरक्स, सीरीज, सेल्मन, स्पीसीज, एयरक्राफ्ट। आप देखते हो ना एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट नहीं होता है। स्वाइन, स्वाइन मतलब सुअर, स्वाइन फ्लू, सुअर फ्लू, तो स्वाइन का स्वाइन्स नहीं होता है। क्राफ्ट का क्राफ्ट्स नहीं होता है। ऑफस्प्रिंग का ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता है। सेलमन का सेलमन्स नहीं होता है। सीरीज का सीरीजेस नहीं होता है। बैरक्स का बैरक्स बैरक्सेस नहीं होता है। डियर का डियर्स नहीं होता। शिप का शिप्स नहीं होता। यानी अगर मैं कहूं आपको ऐसे कि अगर मैंने यहां पर लिखा है 1, यहां पर कर दिया बॉय, यहां पर लिखा 10 और यहां पर कर दिया बॉयज, तो 1 बॉय 10 बॉयज, ठीक है। मैंने कहा 1 शिप 10 शिप। अगर आपने गलती से कर दिया 10 और सोचा कि इसको प्लूरल बनाते हैं एस लगा के, और आपने कर दिया शिप्स, ब्लंडर है। ये दोनों सही है। एक रहेगा तो भी शिप और 10 रहेंगे तो भी शिप। एक रहेगा तो भी डियर और 20 रहेंगे, लाख रहेंगे तो भी डियर। बैरक्स, एक रहेगा तो भी बैरक्स और 50 रहेंगे तो भी बैरक्स, है ना। सेलमन्स नहीं, सेलमन मछली होती है ना, वही चीज। ये कौन है? हिमांशु कह रहा है सर लॉरेंस बिश्नोई को जानते हो क्या? बिल्कुल जानते हैं, तो सलमान खान को भी जानते हैं, है ना। कौन नहीं जानता है? हाँ, सेलमन खिलाएंगे सर। अरे बहुत, ये आर्कटिक ओशियन में पाई जाती है। बहुत ऐसी मछली है जिसके अंदर बहुत ज्यादा, मतलब जो नहीं कहते हैं कि जो फायदा करता है, प्रोटीन्स वगैरह या जो भी विटामिन वाइटामिन जो होते हैं, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। यहाँ तो मिलेगा ही नहीं। हमारे यहाँ मिलता है बरारी, है ना, अलग अलग चाइनीज, बहुत सारी ऐसी मछलियां हैं, रोहू, ऐसी मछलियां हैं। ये सब उसमें कुछ है, ये है इसमें मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें आप इससे नहीं घबराएं। अब ये शब्द ही ऐसा है, ये जो शब्द है, ये शब्द ही ऐसा है कि जिसमें एस नहीं लगता है ना। बाकी ये बताओ सिंगुलर है? नहीं सर, प्लूरल है। डियर प्लूरल है। ग्रुप के अंदर एक से अधिक है, एक से अधिक के लिए भी सेम ऐसे होगा। और एक है तो इज, एक है तो इज, इतना चीज आपको समझाया। यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों एक समान होता है, ठीक है। अब आओ यहां पर एक क्वेश्चन देखो। देखो बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये कह रहा है कि सर वेजिटेरियन हो, मैं मोकाटेरियन हूँ, मोकाटेरियन, मोका पर जो मिल जाए। चलो, अब देखो यहां पर लिखा है कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर। अच्छा यहां पर ना एक चीज देखो, सीनरी। आप पता है मैंने ना 10th का जो एग्जाम दिया था, उस 10th के एग्जाम में मैंने ड्राइंग ली थी। मैं बड़ा बढ़िया ड्राइंग बनाता हूँ। तुमको ना एक सीनरी बना के दिखाता हूँ। और एक तरीके से कहूं मैं कि आप मुझे बताना कि मेरा ड्राइंग कैसा है, मेरा सीनरी कैसा है। बताओ कि ये सीनरी कैसा है।
बताओ बताओ, सीनरी कैसा है? अभी कहाँ नेक्स्ट टाइम का क्लास, नेक्स्ट क्लास हो गया बाबू, 11:30 बजे तक चापना है। बताओ। कहोगे सर गजब, गजब सर गजब, देखो इसे इसे है ना, ये सब खचरा कम है, मजा लेता है। अरे हम भी सरकारी स्कूल के पढ़े हुए जानते हैं, है ना, क्या बनाते हो सर आप, एकदम मस्त, है ना, एकदम बहुत मजा लग रहा है, बहुत अच्छा है सर। तो एक तरह मुझे तो अच्छा ही है ना। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर, अमेजिंग बेस्ट, अरे नालायक ये सीनरी है, ये पेड़ है। हाँ, ठीक है, एक बार और, एक और मौका मुझे दो, एक और मौका दो। ये देखो यहाँ से पहाड़ है, बताओ सीनरी कैसा है? तो सर ये तो पहाड़ है, ये पहाड़ है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर, ये देखो। बताओ, यहाँ किसी का यार हंस रहा है और बारिश हो रही है, बाढ़ आ गया है इधर, इतना यार हंस दिया है, चिड़िया चहचहा रही है, देखो कितना बढ़िया सीनरी बनाया हो। सर ये तो बादल बना दिए, कभी सर आप पेड़ बना रहे हैं, कभी आप जो है पहाड़ बना रहे हैं, कभी आप सूरज बना रहे हैं, कभी आप बादल बना रहे हैं, कभी आप चिड़िया उड़ा रहे हैं, कबूतर उड़ा रहे हैं। सर सीनरी कहाँ है ये बताओ, सीनरी कहाँ है? सीनरी पता है, अगर मैं कुछ नहीं करूं, ये जितनी चीजें हैं उनको अगर मिला के और एक साथ रख दूं तो निर्माण हो जाएगा सीनरी। सीनरी ये है, ये क्या है? ये सीनरी है। समझा गया? नलायको कह रहे हो कि अच्छा है, बहुत बढ़िया, सीनरी है ही नहीं। अच्छा बुरा तो बाद में होगा जब बनेगा, बना ही नहीं है सीनरी। सीनरी ये है, ये पूरा सीनरी। क्या ये सीनरी है? पहाड़ है, ये सीनरी है, पेड़ है, ये सीनरी है, घर है, ये सीनरी है सर, ये तो नदी है, ये सीनरी है सर, ये मैदान है। सीनरी ये होता है, एक चीज कुछ भी सीनरी नहीं कह सकते। तो सीनरी क्या है? एक ग्रुप है, अलग अलग चीजों से बना हुआ एक ग्रुप, जो क्या होता है? सीनरी। देख रहे हो ये, देख रहे हो कितना शानदार सा है ये, कितना बेहतरीन सा है ये है सीनरी। देख रहे हो सीनरी, ये सीनरी है, कितना शानदार सा। तुम लोग भी जल्दी से नौकरी लो और जाओ गुलमर्ग और सोनमर्ग की वादियों में घूम के आओ, क्या फील आएगा। अमीर खुसरो ने कितनी बढ़िया लाइन कही है कि गर फिरदौस बार रुए जमी अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्त। अगर कहीं धरती पर स्वर्ग है तो यहीं पर है, वो यहीं पर है, वो यहीं पर है। कश्मीर में वाकई में, कश्मीर जो है वो हमारी धरती का स्वर्ग है। इन वादियों में जरा सोचो कितना बेहतरीन नजारा होगा, है ना, पहाड़िया, इधर से पहाड़, इतना मौसम इतना प्यारा रहता है, ना कोई इंडस्ट्री, ना कोई वहां पर पोल्यूशन, ना कोई जो है गाड़ियां, मतलब एकदम बेहतरीन नजारा है। लेकिन इस चीज के लिए पैसा चाहिए, और पैसा गलत तरीके से नहीं लेना है। नौकरी अच्छा करेंगे, शान से जिएंगे, बढ़िया तरीके से। इसीलिए जितना जल्दी हो सेलेक्ट हो जाओ। तुम लोग ये जो लाल पीला हरा सब करता है ना, लाल पीला हरा किसी काम का नहीं होगा, याद रखना। गुजर गया वक्त जब हसरत थी तुझे पाने की, अब तो तू खुदा भी बन जाए तो तेरे सामने सजदा ना करूं। आपको एक समय के बाद ये एहसास जरूर होगा, क्योंकि क्या होता क्या है ना, कि जब समय होता है तो समझदारी नहीं होती, जब समझदारी होती है तो समय नहीं होता। जितना जल्दी हो सके बाबू नौकरी ले लो, वरना याद रखना, जो लाल पीला हरा सब है सब निकल जाएगा। जब तक तेरे जेब में पैसा है तब तक पूछेगी मेरा बाबू कैसा है, वरना कोई पूछने वाला नहीं है। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने होते हैं जब पैसे पास होते हैं। तो आप बढ़िया तरीके से काम करिए। सर टेररिज्म बहुत, तो आप सब सिविलियन बन के थोड़े वहां जा रहे हो, आप यमराज बन के जा रहे हो इन वादियों में। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपकी तो पोस्टिंग होगी उधमपुर में, उधमपुर बेस में पहुंच जाओगे सीधा सीधा। 3 साल तो गुजारना है उधमपुर में ना,
उधमपुर के बाद ही तो कहीं पर जाओगे। तो आप तो यमराज बन के जा रहे हो। आपके पास उनसे एडवांस हथियार होंगे, तुरंत आएंगे, जन्नत पहुंचा दोगे। समझा गया? तो यही चीज मैं कह रहा हूं। मेरा अब आते हैं पॉइंट पर अपने, कि बाबू यहां पर सीनरी जो है वो अकेले का कुछ नहीं है। अगर पहाड़ को, पेड़ को, बादल को, यहां पर जो है मैदान है, यहां पर ये जो है पानी है, झरना है, ये सभी चीजों को जब आप मिला देते हो तब कहीं जाके सीनरी बनता है, तब कहीं जाके सीनरी का निर्माण होता है। और इसीलिए सीनरी का सीनरीज नहीं होता, सीनरी का सीनरीज नहीं होता है। जब भी आप देखिए कि किसी भी चीज जो एक रहेगा, जैसे मैं कहूं कि रिमोट है तो रिमोट, एक से अधिक तो रिमोट्स, लेकिन सीनरी क्या है कि एक से अधिक सीनरी कैसे बना सकते हैं? सीनरी अकेले एक से अधिक चीजों से मिलकर बना होता है, तो सीनरी का सीनरीज नहीं होता है। अगर मैं कहूं आपसे कि ये बताओ कि फर्नीचर, अगर मैं कहूं फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या है? ये फर्नीचर है, बेड है, ये बेड है। ये फर्नीचर है, सोफा है। ये फर्नीचर है, अलमारी है। फर्नीचर क्या है ये बताओ, है ना? कि फर्नीचर क्या है बताओ। तो फर्नीचर इन सभी को अगर एक साथ ग्रुप में रख देंगे तो ये बन जाएगा फर्नीचर। यानी फर्नीचर अकेले का कुछ नहीं है, इन सभी चीजों को जब हम एक साथ रख देते हैं तब निर्माण होता है क्या? फर्नीचर। यानी फर्नीचर अकेले का कुछ नहीं है। डाइनिंग है, बेड है, सोफा है, अलमीरा है, ये जितनी सारी चीजें हैं, टेबल है, ये जितनी चीजों को हम एक साथ रख दे तब जाकर निर्माण होता है फर्नीचर। क्या है ये? फर्नीचर। समझना क्या? तो ये है। आप देखो ज्वेलरी, तो ज्वेलरी जो है अकेले का, क्या ज्वेलरी है? सर नेकलेस है, ये रिंग है। यानी ज्वेलरी अकेले का कुछ नहीं है, यानी ग्रुप ऑफ जो चीजें होती हैं इनको क्या कहेंगे हम? तो ये है ज्वेलरी। आप दुकान पर जाओ ज्वेलरी को और जाए कहो कि ज्वेलरी दो, तो बोले ज्वेलरी में कहा दे? बोले ज्वेलरी दो। तो ज्वेलरी में कहा दे? बोले ज्वेलरी। पागल कर देगा ये। अरे चैन चाहिए, हार चाहिए, का चाहिए? तो कहेगा कि ज्वेलरी। बोलेगा बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल जल्दी। इसका मतलब यह है कि ज्वेलरी अकेले या कुछ नहीं है, ग्रुप होता है। इसीलिए ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं होता है, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं होगा। यहां पर ये ज्वेलरी है सर, कंप्लीट चीजों को मिला देंगे तब जाके ज्वेलरी है। तो ये कुछ शब्द हैं जैसे सीनरी, ज्वेलरी, मशीनरी, पोइट्री, पोट्री, स्टेशनरी, ग्रीनरी, क्रॉकरी, कटलरी, इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, इनके साथ एस या ईएस नहीं लगता है। और यही सवाल पूछा था कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग और द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। तो यहां सीनरी का सीनरीज नहीं होता है, यहां पर क्या होगा? सीनरी। आंसर बी और ए गलत है, आंसर सी होगा। अब आइए आपको एक चीज दिखाता हूं मैं। आप देखो, यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम हुआ 2015 का, सेकंड पेपर है। और सीडीएस के 2015 के पेपर में क्या पूछा कि रिसेंटली, अभी अभी हाल फिलहाल में मैंने विजिट किया है कश्मीर और मैंने पाया कि द सीनरीज टू बी मार्वलस। सीनरीज नहीं, सीनरी। और देखो 2011 का सेकंड पेपर है कि देयर आर यंग ब्यूटीफुल फर्नीचर्स। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है बाबू, आंसर बी। ही लाइक्स द सीनरीज ऑफ द हिल्स, यानी सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, आंसर बी। एनडीए, एनडीए 2021 का सेकंड पेपर। प्रियांशु काहे एक ही कमेंट को बार बार कर रहे हो? पहलगाम पर बोलो, पहलगाम पर बोलो। बोलेंगे क्या? उस पर बोलना क्या है? कायराना हरकत को बोला नहीं जाता है। मौका है आपके पास। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो, मेरी इच्छा थी शायद मैं गया होता तो कुछ कर पाता, लेकिन आपके पास मौका है। आप उसका जवाब देने के लिए एक पद पर, अब मैं वहां पर क्या रॉकेट लॉन्चर लेके पहुंच जाऊं? कहां से मिलेगा? चुटपुटिया दिवाली का बंदूक लेके जाऊंगा वहां पे? उसी के लिए तो मेहनत कर रहे हो ना आप, जवाब दे सकते हो आप सभी। अब मेरे बोलने से क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी होता है बाबू जो ई लगा है ना, वो सामान जो नहीं मिलता है, कॉपी पेन ये सारी चीजें, जो लेखन सामग्री मिलता है उसे स्टेशनरी कहते हैं, स्टेशनरी शॉप होता है। और स्टेशनरी जिसमें ए लगा है उसका मतलब स्टेबल होता है ना, स्थिर, यही है। तो ही लाइक्स द सीनरीज नहीं होगा। एनडीए का क्वेश्चन है 2011 का, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप और आओ, स्टेनोग्राफर में भी क्वेश्चन पूछा, अ 2 बेडरूम फ्लैट विथ ऑल फर्नीचर्स, तो फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या होगा? फर्नीचर। यानी ये क्या इस्तेमाल किया जाएगा? तो इसके साथ लगेगा फर्नीचर। क्या लगेगा? फर्नीचर। समझ में आया? तो ये सारी चीजें हैं। क्या क्या है? तो ये सारे शब्द हैं। ध्यान रहे इन सारे शब्दों में क्या लगा रहता है?
इन सारे शब्दों में लगा रहता है आर वाई, है ना, क्या होता है आर वाई। तो सीनरी, ज्वेलरी, मशीनरी, पोइट्री, पोट्री, स्टेशनरी, यहां पर ग्रीनरी, क्रॉकरी, कटलरी, तो इन सब में क्या लगा रहेगा आर वाई 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 आर वाई, तो इनका कभी प्लूरल नहीं बनता है। अब यहां से आपका एक पड़ाव अभी शुरू हुआ है जो कलेक्टिव नाउन का। 3 पड़ाव अभी बताऊंगा बाबू मैं, 3 पड़ाव आपको मैं समझाऊंगा, 3 पड़ाव आपको समझना है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपके अगले क्लास का भी वक्त हो चुका है, तो कल आपसे मुलाकात करेंगे, सारी चीजों को समझेंगे, सारी चीजों को सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।